नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस 10 दिवसीय ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लास में। आज है हमारा चौथा दिन। आज से हम फलित के सिद्धांतों की चर्चा करना आरंभ करेंगे। उसी संदर्भ में ग्रह और भावों के कारकत्वों पर चर्चा करेंगे। ये फलित के लिए आवश्यक उपकरण या टूल्स हैं। इनमें आप यह जानेंगे कि किसी ग्रह और भाव से किस किस विषय या क्षेत्र का विचार होता है। जब क्लाइंट ज्योतिषी से प्रश्न पूछता है तो वह उसका उत्तर किसी भाव और ग्रह विशेष के आधार पर ही देता है। वह भाव और ग्रह कौन सा होगा, इसे हम ग्रह और भाव के कारकत्वों के आधार पर जानते हैं। तो आइए सबसे पहले भावों के कारकत्व पर चर्चा करते हैं। आप अपना पेन और नोटबुक तैयार रखें। भावों के कारकत्व लिखते चले जाएं ताकि बाद में याद करने में आपको आसानी रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं, जन्मपत्रिका में 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों से जातक के संपूर्ण शरीर, स्वास्थ्य, स्वभाव, सभी नाते रिश्तेदार, कार्य व्यवहार, जन्म से मृत्यु तक की घटनाएं आदि सभी का विचार किया जाता है। जन्मपत्रिका में प्रथम भाव अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। वह जातक के स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है। स्वयं क्या? स्वयं व्यक्ति की आत्मा और उसका संपूर्ण शरीर, उसका स्वयं का स्वभाव, आदतें, रूप रंग, इन सभी का विचार प्रथम भाव से ही होता है। उसके स्वयं के लक्षण, गुण, व्यवहार आदि का विचार भी प्रथम भाव से ही करते हैं। प्रथम भाव जातक के व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। वह साहसी होगा या भीर हो, उसका आत्मविश्वास कैसा होगा, वह नेतृत्व करने वाला होगा अथवा अनुयायी बनेगा, ये सब प्रथम भाव से विचारणीय होते हैं। यदि प्रथम भाव में सूर्य हो तो जातक नेतृत्व करने वाला होता है। इसी प्रकार उच्च राशिस्थ ग्रह हो तो भी जातक नेतृत्व करता है। ऐसा जातक आत्मविश्वासी होता है। लग्नेश लग्न में हो तो भी जातक आत्मविश्वासी होता है। भगवान राम की जन्मपत्रिका में लग्न में गुरु उच्च राशिस्थ है और लग्नेश चंद्रमा भी लग्नस्थ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मपत्रिका में लग्नेश चंद्रमा लग्नस्थ है। लग्न में यदि सौम्य ग्रह हो तो जातक उदार, विनम्र और व्यवहार कुशल होता है। इसके विपरीत पाप ग्रह होने पर जातक क्रोधी और जिद्दी होता है। लग्न में चंद्रमा, शुक्र आदि ग्रह हो तो जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। प्रथम भाव में स्थित राशि, उसका स्वामी और प्रथम भाव में स्थित ग्रह या उस पर दृष्टि डालने वाले ग्रह जातक के स्वभाव, लक्षण, आदत, रूप रंग आदि को प्रभावित करते हैं। शरीर के अंगों में देखें तो सबसे ऊपर मस्तिष्क है तो वह प्रथम भाव से ही विचारणीय है। कपाल, सिर पर बाल, ललाट, ये सब प्रथम भाव से विचार किए जाते हैं। प्रथम भाव पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। आपको याद होगा कि लग्न का निर्धारण पूर्व दिशा में उदित हो रही राशि से होता है, इसलिए लग्न पूर्व दिशा है, पूर्वी क्षितिज है। जन्म के साथ ही यह भी तय हो जाता है कि जातक का कुल या कुटुंब कौन सा है, इसलिए द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है। यह भाव उसकी वाणी का भी भाव है। द्वितीय भाव में यदि सौम्य ग्रह स्थित हो अथवा उनकी दृष्टि हो तो जातक विनम्र और मधुर स्वर में बोलने वाला होता है। वह व्यवहार कुशल होता है। गुरु जातक को अच्छा परामर्शक और वक्ता बनाता है तो वहीं सूर्य और मंगल जातक को ओजस्वी वक्ता बनाते हैं। बुध तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने वाला बनाता है। द्वितीय भाव धन भाव भी है। धन कौन सा? यहां धन है संचित धन। आपकी आय में से खर्चे घटाकर बचने वाला जो धन है वह द्वितीय भाव से विचारणीय है। सभी प्रकार की सेविंग्स द्वितीय भाव से विचारणीय है। द्वितीय भाव फेस, आंखें और मुख का भाव है। दाहिने नेत्र का विचार भी द्वितीय भाव से ही करते हैं और बाएं नेत्र का विचार द्वादश भाव से। मुख यानी माउथ, जिसमें जीभ, दांत, स्वाद, खाने की आदतें आदि द्वितीय भाव से विचारणीय है। द्वितीय भाव को प्रभावित करने वाले ग्रह तय करते हैं कि जातक को मिष्टान पसंद है या तीखा, तली हुई चीजें पसंद हैं
या उबली या सात्विक चीजें। अब आते हैं तीसरे भाव पर। तीसरा भाव है सहोदरों का। सहोदर का अर्थ है अपनी माता से उत्पन्न छोटे भाई बहन। बड़े भाई का विचार एकादश भाव से होता है और भ्रातृसुख का विचार तृतीय भाव से होता है। तृतीय भाव साहस का भाव भी है। तृतीय भाव से साहस और पराक्रम का विचार करते हैं। तृतीय भाव में पाप ग्रह होने पर जातक साहसी और पराक्रमी होता है। शरीर के अंगों में देखें तो तृतीय भाव कान, कंधे और भुजाओं से संबंधित भाव है। दाहिना कान और श्रवण शक्ति तृतीय भाव से विचारणीय है। दाहिनी भुजा भी तृतीय भाव से देखी जाती है। गले, हंसली आदि का विचार भी तृतीय भाव से किया जाता है। तृतीय भाव लेखन और सुलेख का भी भाव है। यदि तृतीय भाव पर बुध का प्रभाव हो तो जातक अच्छा लेखक होता है। परामर्श ग्रहण करने का भाव तृतीय भाव है। गुरु के उपदेश सुनना तृतीय भाव से विचारणीय है। यदि तृतीय भाव पर गुरु का प्रभाव हो तो जातक गुरु के उपदेशों पर अमल करने वाला होता है। निकट की यात्रा या छोटी यात्राएं तृतीय भाव से देखी जाती हैं। यह खेल या स्पोर्ट्स का भी भाव है। यदि मंगल अथवा लग्नेश से तृतीय भाव या तृतीयेश का संबंध बन रहा हो तो जातक को खेल आदि प्रतिस्पर्धाओं में सहायता मिलती है। उद्यमशीलता का विचार भी तृतीय भाव से करते हैं। आजीविका या करियर के लिए प्रयास यानी एफर्ट्स का विचार भी तृतीय भाव से किया जाता है। अब आते हैं चौथे भाव पर। चौथा भाव केंद्र भाव है, इसलिए प्राथमिक रिश्ते का भाव भी है। कौन सा प्राथमिक रिश्ता? माता का रिश्ता। माता का विचार चतुर्थ भाव से होता है। स्वयं का घर, गांव, जन्म स्थान आदि चतुर्थ भाव से विचारणीय है। पारिवारिक सुख का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, खेत कल्याण आदि चतुर्थ भाव से विचारणीय है। पालतू पशु आदि का विचार भी चतुर्थ भाव से करते हैं क्योंकि वह भी जातक की संपत्ति के रूप में ही है। आधुनिक संदर्भों में कार आदि वाहन का विचार भी चतुर्थ भाव से करते हैं। मोटे तौर पर भौतिक सुख सुविधाओं के उपकरणों का विचार भी चतुर्थ भाव से किया जाता है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा, बचपन के मित्र, गोत्र संबंधी आदि चतुर्थ भाव से विचारणीय है। इसलिए इसे बंधु भाव भी कहते हैं। इसे सुख भाव भी कहते हैं क्योंकि पारिवारिक सुख और भौतिक सुख सुविधाओं का विचार चतुर्थ भाव से करते हैं। शरीर में देखें तो यह छाती, फेफड़े और हृदय के ऊपरी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। पसलियों आदि का विचार भी इसी भाव से करते हैं। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव संतति का भाव है, संतान का भाव है। पुत्र या पुत्री का विचार पंचम भाव से किया जाता है। संतति सुख का विचार पंचम भाव से करते हैं, इसलिए इसे संतति भाव या पुत्र भाव भी कहते हैं। इस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव संतति सुख में वृद्धि करता है, विशेष रूप से गुरु का दृष्टि प्रभाव। यह गर्भाशय और गर्भाधान का भाव भी है, इसलिए पंचम भाव में राहु केतु की स्थिति गर्भपात आदि का कारण बन जाती है। पंचम भाव प्रेम का भाव है। प्रेम संबंधों का विचार पंचम भाव से किया जाता है। इसके अलावा उच्च शिक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा आदि का विचार पंचम भाव से करते हैं। पंचम भाव में स्थित ग्रह पंचमेश या पंचम भाव को दृष्टि आदि से प्रभावित करने वाले ग्रह उच्च शिक्षा में जातक के विषय निर्धारित करने में महती भूमिका निभाते हैं। पंचम आदि भावों में यदि पाप ग्रह हों तो जातक विज्ञान या तकनीकी आदि विषयों से संबंधित शिक्षा प्राप्त करता है। किसी गुरु के लिए पंचम भाव शिष्य का भी भाव है। इसी प्रकार पंचम भाव से देवी देवता का विचार भी करते हैं। नवम भाव धर्म भाव है। वह बताता है कि पंचम भाव से निर्धारित देवी देवता की पूजा उपासना किस तरीके से होगी, भक्ति से होगी या अनेक उपचारों से होगी अथवा तांत्रिक विधि से होगी। राजा के लिए पंचम भाव मंत्री का भाव है, परामर्श का भाव है। यह मंत्र तंत्र का भी भाव है, दीक्षा प्राप्ति का भी भाव है।
शरीर में देखें तो यह हृदय का निचला भाग, हार्ट का नीचे का हिस्सा है, और उदर के ऊपरी भाग का भी यह प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार चतुर्थ और पंचम भाव दोनों मिलकर ही संपूर्ण हृदय का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां तक छठे भाव का प्रश्न है तो यह रोग भाव कहलाता है। रोग के अतिरिक्त यह शत्रु का भाव भी है, इसलिए इसे रिपु भाव या शत्रु भाव भी कहते हैं। इसी से मुकदमे, थाना कचहरी आदि का विचार किया जाता है। किसी भी कानूनी प्रक्रिया में फंसने का विचार भी छठे भाव से करते हैं। छठा भाव प्रतिस्पर्धा का भाव भी है। जातक की ऋणग्रस्तता का विचार भी छठे भाव से किया जाता है। रिश्तों में देखें तो यह भाव माता या मौसी का भाव भी है। इसका कारण यह है कि यह चतुर्थ भाव यानी माता के भाव से तीसरा भाव है। चतुर्थ भाव माता का है तो उससे तीसरा माता के भाई बहनों का यानी मामा मौसी आदि का भाव है। सामान्यतः इसे ननिहाल पक्ष का भाव माना जाता है। यह विवाह के भाव सप्तम का द्वादश होने के कारण विवाह विच्छेद या तलाक का भी भाव है। वैवाहिक सुख में कमी का विचार भी छठे भाव से करते हैं। अब आते हैं सप्तम भाव पर। केंद्र भाव होने से यह भी प्राथमिक रिश्तों का भाव है, परंतु यह विवाहजन्य रिश्ता है, खून का रिश्ता नहीं है। विवाह, वैवाहिक सुख और जीवन साथी का भाव सप्तम भाव है। विवाह कब होगा, किससे होगा, कैसे होगा आदि का विचार सप्तम भाव से करते हैं। जातक का दांपत्य जीवन कैसा रहेगा इसका भी विचार सप्तम भाव से किया जाता है। जीवन साथी का रूप रंग, आचार विचार, व्यवहार, उसका स्वास्थ्य आदि सप्तम भाव से विचारणीय है। वस्तुतः सप्तम भाव जीवन साथी का लग्न माना जाता है, इसलिए उसे दारा भाव, स्त्री भाव, कलत्र भाव, पत्नी भाव आदि भी कहते हैं। इसी तरह से चतुर्थ भाव माता का लग्न माना जा सकता है, इसलिए चतुर्थ भाव को जाया भाव भी कहते हैं। सप्तम भाव व्यापार वाणिज्य का भी भाव है। यह व्यवसाय में साझेदार का भी भाव है और साझेदारों से संबंधों का भी भाव है। सप्तम भाव यात्रा का भी भाव है। गमन आगमन का विचार इससे होता है। कैसी यात्रा? दैनिक यात्राएं, यानी दैनिक यात्राएं सप्तम भाव से विचारणीय है। सप्तम भाव कामना का और कामेक्षा का भाव है। कामना मतलब डिजायर, कामेक्षा मतलब सेक्सुअल डिजायर, इसलिए इसे काम भाव भी कहते हैं। यह प्रजनन तंत्र और मूत्र उत्सर्जन तंत्र का भी भाव है। प्रजनन अंगों का विचार भी सप्तम भाव से करते हैं। प्रजनन से संबंधित कमियों और रोगों का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। सप्तम भाव पाचन तंत्र के एक हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह आयु भाव अष्टम से द्वादश होने के कारण मारक भाव भी है। अष्टम भाव आयु भाव कहलाता है, उससे द्वादश होने के कारण यह मारक भाव कहलाता है। दूसरा मारक भाव द्वितीय भाव होता है। अब आते हैं अष्टम भाव पर। जन्मपत्रिका में अष्टम भाव हालांकि सर्वाधिक अशुभ भाव है। यह त्रिक भाव है। षष्ठ भाव भी त्रिक भाव है और अष्टम भाव भी त्रिक भाव है, परंतु इससे कई महत्वपूर्ण विषयों का विचार भी किया जाता है। आयु भाव अष्टम भाव ही है। अष्टम से अष्टम यानी तृतीय भाव दूसरा आयु भाव है, और इन दोनों का व्यय भाव मारक भाव कहलाता है। व्यय भाव का अर्थ है द्वादश भाव। अष्टम का द्वादश भाव है सप्तम और तृतीय का द्वादश भाव है द्वितीय भाव, इसलिए सप्तम और द्वितीय भाव दोनों भाव मारक भाव कहलाते हैं। अष्टम भाव हानि, विनाश, दीर्घकालिक रोग आदि का भी भाव है। इसमें वसीयत से प्राप्त धन का भी विचार किया जाता है। यह भाव जहां सांसारिक या भौतिक सुखों के लिए शुभ नहीं है, परंतु अध्यात्म की दृष्टि से यह सहायक भाव है। ध्यान साधना आदि में इस भाव में स्थित ग्रह सहायक होता है। विषयों में देखें तो इतिहास, दर्शन, पराविद्या आदि के अध्ययन की दृष्टि से भी यह भाव सहायक माना जाता है। अष्टम भाव स्थान परिवर्तन और विदेश से संबंधित भी है। करियर की दृष्टि से देखें तो लीक से हटकर कार्य करने के लिए अष्टम भाव उत्तरदायी होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो यह मृत्यु भाव है,
दीर्घकालिक रोगों का भाव है, मृत्यु के कारण को दर्शाने वाला भाव है। यह गुप्त अंग और मल उत्सर्जन तंत्र का प्रतिनिधित्व भी करता है। अष्टम भाव के बाद आते हैं नवम भाव पर। नवम भाव त्रिकोण भाव है, इसलिए इसे शुभ भाव कहते हैं। भाग्य का विचार नवम भाव से किया जाता है, इसलिए इसे भाग्य भाव भी कहते हैं। भाग्य के साथ साथ धर्म का विचार भी नवम भाव से करते हैं और इसे धर्म भाव भी कहा जाता है। व्यक्ति की आस्था और धार्मिक प्रवृत्ति पर नवम भाव में स्थित ग्रह एवं नवमेश का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। पिता का विचार भी नवम भाव से करते हैं। हालांकि उत्तर भारत के ग्रंथों में दसम भाव से भी पिता के विचार करने का निर्देश मिलता है, परंतु आधुनिक ज्योतिष में नवम भाव से ही पिता का विचार करने के संबंध में ज्यादातर विद्वान सहमत हैं। नवम भाव से गुरु या शिक्षक का भी विचार किया जाता है। लंबी दूरी की यात्राएं और विशेषतः तीर्थ यात्रा का विचार नवम भाव से करते हैं। तप, दान आदि का विचार भी नवम भाव से किया जाता है। शरीर में नवम भाव जंगला प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। अब आते हैं दशम भाव पर। दशम भाव केंद्र भाव है, यह आजीविका का भाव है। इसे कर्म भाव भी कहते हैं। आजीविका के लिए व्यक्ति जो कर्म करता है उसका विचार दशम भाव से करते हैं, यानी करियर आदि का विचार दशम भाव से किया जाता है। फिर चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो या प्रोफेशनल प्रैक्टिस हो, कंसल्टेंसी हो, सभी आजीविका के साधन दशम भाव से विचारने हैं। इसे राज्य भाव भी कहते हैं, क्योंकि सरकार से लाभ और राजा के संदर्भ में शासन करना दशम भाव से विचारनी है। आज्ञा देना या शासन करना दशम भाव के क्षेत्र में आता है। दशम भाव शरीर में पीठ, रीढ़ की हड्डी, घुटने आदि का प्रतिनिधित्व करता है। अब आते हैं एकादश भाव पर। एकादश भाव यद्यपि त्रिषणाय भाव है, परंतु आय भाव एवं इच्छा पूर्ति का भाव होने के कारण इसे आधुनिक ज्योतिष में अधिक महत्व दिया जाता है। आजीविका के रूप में प्राप्त होने वाली आय एकादश भाव है। कर्म से द्वितीय भाव यानी प्राप्ति का भाव होने के कारण यह आय भाव है। यह कर्म का प्रतिफल है। एकादश भाव से कामना पूर्ति या इच्छा पूर्ति भी देखी जाती है। यह भाव मनोकामना और अभिलाषाओं की उपलब्धि का भाव है। प्रत्येक प्रकार की सफलता में एकादश भाव की भूमिका होती है। रिश्तों में यह ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित भाव है। यह मित्रों का भाव है। कौन से मित्र? जो प्रोफेशनल या कार्यालय, व्यापार आदि के चलते बने हैं। चतुर्थ भाव से बचपन के मित्र और एकादश भाव से प्रोफेशन के मित्र देखे जाते हैं। शरीर में एकादश भाव बाएं हाथ और बाएं कान का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त घुटनों से लेकर टखने तक का विचार एकादश भाव से करते हैं। अंतिम भाव है द्वादश भाव। त्रिक भाव होने के कारण यह अशुभ भाव है। इसे व्यय भाव भी कहते हैं। प्रत्येक भाव का द्वादश भाव उस भाव से विचारणीय विषयों के व्यय या कमी का भाव है। जैसे चतुर्थ भाव माता के सुख का भाव है, तो उससे द्वादश यानी तृतीय भाव माता के सुख में कमी का भाव है। इसी प्रकार सप्तम भाव वैवाहिक सुख का भाव है, उससे द्वादश यानी षष्ठ भाव वैवाहिक सुख में कमी का भाव है। इसलिए तलाक आदि का विचार षष्ठ भाव से भी किया जाता है। अब आते हैं पुनः लग्न से द्वादश भाव पर। यह भाव खर्चों का भाव है, धन के खर्च का भाव, आय के खर्चे का भाव। द्वादश भाव में सौम्य ग्रह स्थित हो तो जातक शुभ कार्यों में खर्चा करता है। गुरु का प्रभाव हो तो दान परोपकार आदि में खर्चा होता है। शनि आदि पाप ग्रह हो तो उस पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो तो जातक नशा और अन्य बुरी आदतों पर खर्चा कर सकता है। लग्न से व्ययभाव होने के कारण स्वास्थ्य में कमी या रोगग्रस्त होने का भाव भी है। यह अस्पताल में भर्ती होने का भाव है। इसके अतिरिक्त यह मोक्ष भाव भी है। द्वादश भाव शय्या सुख का भाव है, यानी शयन की परिस्थितियां कैसी होंगी इसका विचार द्वादश भाव से करते हैं। शरीर के अंगों में देखें तो इस भाव से बाईं आंख का विचार किया जाता है। चेहरे के बाएं हिस्से का विचार भी द्वादश भाव से होता है। दोनों पैरों यानी पंजों का विचार द्वादश भाव से करते हैं। जेल बंधन आदि का विचार भी द्वादश भाव से किया जाता है।
इसके अतिरिक्त वित्तीय जुर्माना, दंड, नौकरी में ट्रांसफर, विदेश यात्रा आदि भी द्वादश भाव से विचारणीय है। गुप्त शत्रु का विचार भी द्वादश भाव से करते हैं। यह तो वो भावों के मुख्य विचारणीय विषय। जहां तक रिश्तों का प्रश्न है तो इसमें मुख्य प्राथमिक रिश्ते आ जाते हैं। इसी के आधार पर अन्य रिश्तों का भी विचार कर सकते हैं। जैसे छोटे भाई की पत्नी का विचार नवम भाव से होगा, क्योंकि छोटे भाई का भाव है तृतीय भाव और उससे सप्तम यानी नवम भाव उसकी पत्नी का भाव होगा। इसी प्रकार साले या देवर का विचार भी नवम भाव से किया जाता है। जीवन साथी का भाव है सप्तम भाव, उसका छोटा भाई यानी सप्तम से तृतीय अर्थात नवम भाव से विचार नहीं होगा। चाचा बुआ आदि का विचार पिता के भाव नवम से तृतीय भाव यानी एकादश भाव से होगा। एकादश भाव पुत्र वधू या दामाद का भी भाव है, क्योंकि पंचम भाव पुत्र या पुत्री का भाव है और उसका जीवन साथी पंचम से सप्तम यानी एकादश भाव से विचार नहीं होगा। इन प्राथमिक रिश्तों के अन्य विषयों का विचार भी इसी प्रकार कर सकते हैं। पिता के धन का विचार नवम से द्वितीय यानी दसम भाव से होगा। पिता का रोग भाव नवम से षष्ठ अर्थात लग्न से द्वितीय भाव होगा और मारक भाव नवम से द्वितीय और सप्तम यानी लग्न से दसम और तृतीय भाव होंगे। इसी प्रकार हम रिश्तों और उनसे संबंधित विषयों का विचार कर सकते हैं। जिस भाव से रिश्ता विचारणीय है उस भाव को उस रिश्ते की लग्न मानकर ठीक उसी तरह विचार करना चाहिए जैसा कि वह उसी की जन्म कुंडली हो। भावों की तरह ग्रहों के भी कारकत्व हैं जिनका फलित करने में उपयोग होता है। इसलिए अब हम सूर्यादि नवग्रहों के कारकत्वों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले सूर्य के कारकत्व लेते हैं। सूर्य आत्मा का कारक है, जातक की स्वयं की आत्मा, यह संपूर्ण शरीर का और सामान्य स्वास्थ्य का कारक ग्रह है। शरीर में जो जो अंग जीवन के लिए आवश्यक हैं उनका कारक भी सूर्य माना जाता है। इसलिए मस्तिष्क, हृदय, तंत्रिका तंत्र, अस्थि तंत्र या स्कल्टन का कारक सूर्य ही है। जीवन रक्षक दवाइयां भी सूर्य से विचारणीय हैं। नेत्र के कारक सूर्य और चंद्रमा दोनों हैं। हालांकि यह भी उल्लेख मिलता है कि दाहिने नेत्र का कारक सूर्य है और बाएं नेत्र का कारक चंद्रमा होता है। स्त्रियों में यह विपरीत होता है, यानी बाएं नेत्र का कारक सूर्य और दाहिने नेत्र का कारक चंद्रमा होता है। नेत्र ज्योति भी सूर्य से देखी जाती है। राजा, सरकार, क्षत्रिय जाति आदि सूर्य के कारकत्व में आते हैं। स्वयं का उच्चाधिकारी और नियोजक यानी एम्प्लॉयर सूर्य के कारकत्व में है। रिश्तों में सूर्य पिता का कारक ग्रह है। स्वयं का विचार भी सूर्य से किया जाता है। धातुओं में सूर्य सोने का कारक है। रंगों में सूर्य का रंग लाल या केसरिया है। यहां तक चंद्रमा के कारकत्वों का प्रश्न है तो चंद्रमा मन का कारक है। मन यानी चित्त का। वेदोक्ति है चंद्रमा मनसो जात है। भावनाओं पर भी चंद्रमा का ही नियंत्रण है। रोगों में मनोरोग का विचार चंद्रमा से करते हैं। नींद का कारक भी चंद्रमा है। चंद्रमा बली और शुभ स्थिति में हो तो नींद या मनोरोगों से संबंधित समस्या नहीं होती, परंतु चंद्रमा त्रिक भावस्थ हो, शनि, राहु, केतु आदि पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो मनोरोग हो सकते हैं। डिप्रेशन जैसे रोग चंद्रमा देता है। जितने भी तरल पदार्थ हैं वे चंद्रमा से विचारणीय हैं। चंद्रमा जल का कारक है। शरीर में जल की कमी या जल की अधिकता से होने वाले रोग चंद्रमा के कारकत्व में आते हैं। समुद्र का जल चंद्रमा के कारकत्व में आता है, इसलिए समुद्र से उत्पन्न पदार्थ मोती, नमक, शीप, शंख आदि चंद्रमा के कारकत्व में आते हैं। दूध और दूध से बनी वस्तुओं का विचार भी चंद्रमा से करते हैं। चंद्रमा श्वेत रंग का कारक भी है। धातुओं में चांदी का कारक चंद्रमा है। रानी और राजकृपा का कारक चंद्रमा है। आधुनिक संदर्भों में ब्यूरोक्रेसी का कारक चंद्रमा है। रिश्तों में माता का कारक चंद्रमा है। माता के समकक्ष महिला भी चंद्रमा से ही देखी जाती हैं। ज्योतिष में चंद्रमा और शुक्र के कारकत्व में स्त्रियां आती हैं, जिसमें माता और समकक्ष महिलाएं चंद्रमा के कारकत्व में और पत्नी एवं शेष महिलाएं शुक्र के कारकत्व में आती हैं। चंद्रमा के बाद मंगल के कारकत्वों पर आते हैं। मंगल शारीरिक बल का प्रतिनिधित्व करता है।
भुजाओं में बल को मंगल दिखाता है, इसलिए भुजाओं का कारक भी मंगल है। मांसपेशियों का कारक भी मंगल है और रक्त का कारक भी मंगल है। शौर्य और पराक्रम मंगल से देखा जाता है, इसलिए ऐसे विषय जिसमें शारीरिक बल, शौर्य और पराक्रम की आवश्यकता होती है वे मंगल के कारकत्व में आते हैं। जैसे युद्ध, खेल, प्रतिस्पर्धा आदि मंगल के विषय हैं। सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग आदि मंगल के कारकत्व में आते हैं। क्रोध आदि का विचार भी मंगल से किया जाता है। अस्त्र शस्त्र, विद्युत, यहां तक कि आकाशीय विद्युत, अग्नि, मशीन और मशीनी उपकरण आदि का विचार भी मंगल से किया जाता है। भूमि, खेत, खलिहान मंगल से विचारणीय है। धातुओं में तांबा और सोना मंगल से देखे जाते हैं। जहां तक रिश्तेदारी का प्रश्न है तो छोटे भाई बहन मंगल से विचारणीय है। वर्णों में क्षत्रिय वर्ण सूर्य के अलावा मंगल के कारकत्व में भी आते हैं। रंगों में गहरा लाल रंग का कारक मंगल है। चौथा ग्रह है बुध। जहां तक बुध के कारकत्वों का प्रश्न है तो इसमें वाणी का विचार किया जाता है। इसी से ही वाक चातुर्य का विचार करते हैं। जिसकी जन्मपत्रिका में बुध बली और शुभ होता है वह अच्छा डिप्लोमेट, मार्केटिंग करने वाला, अधिवक्ता यानी एडवोकेट, तार्किक ढंग से संवाद करने वाला, मीडिएटर आदि होता है। जहां तक कि लेखन कौशल या लेखन कला का विचार भी बुध से करते हैं। इसलिए जिन प्रोफेशनों में लेखन कौशल की आवश्यकता होती है वे सभी बुध से विचारणीय होते हैं, चाहे वह लेखक या पत्रकार हो अथवा वकील आदि हो। विद्वत्ता, सामान्य समझ, तार्किक दृष्टिकोण आदि भी बुध से देखे जाते हैं। विद्या यानी एजुकेशन का विचार भी बुध से करते हैं। मनुष्य के विवेक का विचार भी बुध से किया जाता है। शिल्प कला आदि में निपुणता भी बुध से देखी जाती है। व्यापार, वाणिज्य का नैसर्गिक कारक भी बुध है। जिन व्यवसायियों की जन्मपत्रिका में बुध बली ग्रह होता है वे सफल व्यवसायी होते हैं। रिश्तों में देखें तो मामा एवं नाना, भांजा भांजी आदि का कारक ग्रह बुध है। बंधु यानी नाते रिश्तेदार बुध से देखे जाते हैं। दत्तक पुत्र का विचार भी बुध से किया जाता है। मित्र बुध से देखे जाते हैं। त्वचा, जीभ, आंतें, फेफड़े और छाती का कारक बुध है। वर्णों में वैश्य वर्ण का कारक बुध है। धातुओं में कांसे का कारक बुध है और रंगों में हरे रंग का कारक बुध है। बुध के बाद है गुरु ग्रह। गुरु के कारकत्व में बुद्धि और ज्ञान का विचार किया जाता है। शिक्षा का नैसर्गिक कारक भी गुरु है। वेद, शास्त्र, स्मृति आदि का ज्ञान गुरु से देखा जाता है। अध्यापन कार्य गुरु के कारकत्व में आता है। धन और सुख का नैसर्गिक कारक भी गुरु है। सद्गुण, धर्म, तप, धार्मिक संस्कार, सन्यासी, गुरु, ज्योतिष, मंत्री आदि गुरु से विचारणीय है। शरीर में वसा और पुष्टता का विचार गुरु से किया जाता है, इसलिए मोटापे का कारक भी गुरु ही माना जाता है। पाचन तंत्र के अंग, उदर रोग आदि का कारक गुरु ही है। रिश्तों में पुत्र पौत्र का नैसर्गिक कारक गुरु होता है। ज्येष्ठ भ्राता का विचार भी गुरु से किया जाता है। आध्यात्मिक गुरु, शिक्षक आदि गुरु से देखे जाते हैं। पति का विचार भी गुरु से करते हैं। पितामह का कारक भी गुरु माना जाता है। वर्णों में ब्राह्मण का कारक गुरु है। इसी प्रकार सन्यासी का कारक भी गुरु है। धातुओं में सोने का कारक गुरु है। रंगों में पीले रंग का कारक गुरु है। यहां तक शुक्र के कारकत्व का प्रश्न है तो इसके कारकत्व में काम और अभिलाषा आते हैं। प्रेम, मैथुन आदि विषय शुक्र के कारकत्व में है। पति का कारक गुरु है तो पत्नी का कारक शुक्र। शुक्र विवाह का कारक भी है। भौतिक सुख सुविधा का कारक भी शुक्र है। वस्त्र और आभूषण शुक्र के कारकत्व में आते हैं। जितने भी ब्रांडेड कपड़े आदि हैं वे सभी शुक्र के कारकत्व में हैं। कहने का आशय यह है कि जिन वस्तुओं से दिखावा होता हो वे सभी शुक्र के कारकत्व में आते हैं। विलासिता, सुगंध, पुष्प, रत्न, हीरा आदि शुक्र के कारकत्व में आते हैं। मौज शौक आदि का विचार भी शुक्र से किया जाता है।
महिला मित्र, युवती आदि का कारक भी शुक्र ही है। ललित कलाओं का कारक भी शुक्र है। चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य, गायन, वादन आदि शुक्र के कारकत्व में आते हैं। धातु में देखें तो चांदी शुक्र के कारकत्व में है। आधुनिक धातु प्लेटिनम भी शुक्र के कारकत्व में शामिल होती है। वर्णों में शुक्र ब्राह्मण वर्ण का प्रतिनिधित्व करता है। रंगों में श्वेत अथवा रंग बिरंगा शुक्र के कारकत्व में है। शरीर के अंगों के रूप में देखें तो प्रजनन तंत्र का कारक शुक्र है। इसके अतिरिक्त अंतःस्रावी ग्रंथियों, हार्मोन्स, विटामिन, मिनरल आदि का कारक भी शुक्र को माना जाता है। शुक्र के अलावा गुरु भी इनका कारक है। अब बात करते हैं शनि के कारकत्व की। जहां गुरु सुख का कारक है तो वहीं शनि दुख और कष्ट का कारक है। जहां सूर्य स्वामी का कारक है तो वहीं शनि सेवक, दास और नौकर का कारक है। जहां गुरु मंगल कार्यों का कारक है वहीं शनि अशुभ कार्य, विपत्ति आदि का कारक है। जहां गुरु धन का कारक है और शुक्र ऐश्वर्य का कारक है तो वहीं शनि गरीबी और निर्धनता का कारक है। जहां सूर्य स्वास्थ्य का कारक है तो वहीं शनि रोगता यानी रोगी होने का कारक है। जहां बुध और गुरु बुद्धिमत्ता के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, तो वहीं शनि मूर्खता का कारक है। शनि आयु, मृत्यु, मृत्यु का कारण, इन तीनों का कारक है। आयु का विचार भी शनि से करते हैं और आयु की समाप्ति का विचार यानी मृत्यु का विचार भी शनि से किया जाता है। आयु की समाप्ति कैसी होगी यानी मृत्यु कैसे आएगी, इसका विचार भी शनि से ही होता है। सम्मान का कारक गुरु है तो अवमानना या अपवाद का कारक शनि है। गेहूं का कारक सूर्य, चावल का कारक चंद्रमा और शुक्र, मसूर का कारक मंगल, मूंग का कारक बुध, चना का कारक गुरु होता है तो मोटे अनाज और उड़द का कारक शनि है। वेतन, नौकरी और शारीरिक परिश्रम का कारक शनि है। धातुओं में रांगा, सीसा और लोहे का कारक शनि है। शरीर में वात का कारक शनि है तो वहीं किसी अंग का रुकना, अस्थि का टूटना, कुपोषण, दीर्घकालिक रोग, वृद्धावस्था से जनित रोग, इन सब का कारक शनि है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का कारक भी शनि है, जैसे पैरालिसिस, पोलियो आदि शनि के कारकत्व में ही आते हैं। वर्णों में शनि शूद्र वर्ण का कारक है तो वहीं रंगों में नीले और काले रंग का कारक है। रिश्तों में यह पितृव्यय यानी चाचा ताऊ आदि का कारक माना जाता है। इसके अतिरिक्त मृत रिश्तेदारों का कारक भी शनि है। शनि के बाद आते हैं राहु के कारकत्व पर। हालांकि राहु शनि के समान पाप ग्रह है और दुख कष्ट आदि का कारक भी है, परंतु कारकत्वों में राहु कुछ अपनी विशिष्टता भी रखता है। सर्प, मच्छर, खटमल, कृमि, विषाणु यानी वायरस आदि का कारक राहु है। ध्यान रहे, जीवाणु या बैक्टीरिया का कारक शनि होता है और वायरस के कारक राहु और केतु हैं। स्थान परिवर्तन और अन्य देश गमन का कारक राहु है। सत्यवादिता गुरु से देखी जाती है तो असत्यवादिता यानी झूठ राहु से देखते हैं। भ्रम, जादू टोना, भूत प्रेत, अज्ञात भय आदि इन सब का कारक राहु और केतु माने जाते हैं। राहु अवसाद और अन्य मनोरोगों का भी कारक है। इसके अतिरिक्त राहु आकस्मिक रोग, ऐसे रोग जिनके मूल कारणों को खोजने में डॉक्टर असमर्थ होते हैं, इसके अलावा दवा या विष आदि के अतिरिक्त प्रभाव से उत्पन्न रोग और ऐसे रोग जिनकी चिकित्सा में अणु विज्ञान या आणविक विज्ञान का उपयोग होता हो, इन सब का विचार राहु केतु से किया जाता है। कंप्यूटर का विचार भी राहु केतु से किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर का विचार शनि से, तो सॉफ्टवेयर, इंटरनेट आदि का विचार राहु केतु से किया जाता है। दूर संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन का विचार भी राहु केतु से करते हैं। वायुयान और उड्डयन भी राहु केतु से देखे जाते हैं। सर्प, विश्व आदि का विचार भी राहु से किया जाता है। जीवन में उतार चढ़ाव, बंधन, आकस्मिकता आदि राहु केतु के कारकत्व में आते हैं। शेयर बाजार आदि से जो आकस्मिक लाभ हानि होती है वह भी राहु केतु के कारकत्व में आता है। रिश्तेदारी में देखें
तो पितामह और मातामह राहु से विचारने हैं। वर्ण में संकर वर्ण का विचार यानी मिक्स वर्णों का विचार राहु से किया जाता है। रंगों में धूम्र वर्ण यानी ग्रे कलर राहु के कारकत्व में आता है। केतु भी कारकत्व में सामान्यतः राहु के समान ही है। इसके अलावा केतु भवन, मोक्ष, आध्यात्मिकता, दर्शन आदि का कारक भी है। वस्तुतः राहु केतु उन सभी विषयों का कारक माने जाते हैं जो अति सूक्ष्म है या जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं है। इसलिए आणविक विज्ञान यानी रेडियोलॉजी, विकिरण, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, वायरस, भूत प्रेत का भ्रम आदि राहु केतु से विचारणी है। ये तो रहे ग्रहों के कारकत्व। भावों के नैसर्गिक कारक के रूप में भी ग्रह होते हैं। लग्न का नैसर्गिक कारक सूर्य है। द्वितीय भाव धन भाव है, इसलिए इसका नैसर्गिक कारक गुरु माना जाता है। तृतीय भाव साहस और भ्रातृ सुख का भाव है, इसलिए मंगल इसका नैसर्गिक कारक है। चौथा भाव माता का और बंधु बांधव का भाव है, तो इसलिए इस भाव का कारक चंद्रमा और बुध को माना जाता है। पंचम भाव संतति का मुख्य रूप से भाव है, इसलिए पंचम भाव का नैसर्गिक कारक गुरु है। छठे भाव से रोग, शत्रु आदि का विचार किया जाता है, इसलिए शनि और मंगल छठे भाव के नैसर्गिक कारक माने जाते हैं। सातवां भाव काम, सुख और विवाह का भाव है, इसलिए शुक्र इस भाव का नैसर्गिक कारक है। अष्टम भाव आयु भाव है, इसलिए शनि अष्टम भाव का नैसर्गिक कारक होता है। नवम भाव पिता, धर्म और आध्यात्मिक गुरु का भाव है, अतः सूर्य और गुरु नवम भाव के कारक माने जाते हैं। दसम भाव के नैसर्गिक कारक सूर्य, बुध, गुरु और शनि होते हैं। दसम भाव आजीविका हेतु कर्म का भाव है। क्षत्रिय कर्म सूर्य से, ब्राह्मण कर्म गुरु से, वैश्य कर्म बुध से और परिश्रम संबंधी कर्म शनि से विचारणे होने के कारण ये चारों ग्रह दसम भाव के नैसर्गिक कारक माने जाते हैं। एकादश भाव का नैसर्गिक कारक गुरु है और द्वादश भाव का नैसर्गिक कारक शनि है। फलित में भाव और ग्रहों के नैसर्गिक कारक का विशेष महत्व होता है, इन्हीं से ही फलित किया जाता है। किसी का प्रश्न है कि विवाह कब होगा, तो जन्मपत्रिका में विवाह का भाव सप्तम और विवाह के नैसर्गिक कारक शुक्र का विचार करते हैं। इसके अलावा सप्तम भाव का स्वामी तथा महिला जातक हो तो पति के सुख का नैसर्गिक कारक गुरु और पुरुष जातक हो तो शुक्र का विचार किया जाता है। इसी तरह संतति सुख से संबंधित प्रश्न में संतति के भाव पंचम का और संतति के नैसर्गिक कारक ग्रह गुरु का विचार करते हैं। पंचम भाव के स्वामी का भी विचार किया जाता है। इस प्रकार आपको भावों के नैसर्गिक कारकत्व और ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व याद रखने चाहिए, तभी आप फलित कर पाने में सफल होंगे। आज बस इतना ही। कल इन कारकत्वों का उपयोग करते हुए फलित करने की विधि स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कल की क्लास फलित की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपनी उपस्थिति बनाए रखें। आज की क्लास को पूरी तरह समझने के लिए रिकॉर्डिंग को दोबारा से अवश्य देखें और उसके बाद आज जो टेस्ट पेपर दिया गया है उसको हल करने के लिए बैठें। पिछली क्लासों के वीडियो और टेस्ट पेपर के लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए गए हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली क्लास में।